दोस्तों आज का वीडियो इतना शानदार होने वाला है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी चाय में चीनी है या नमक। वीडियो देखकर आज आपके होश उड़ने वाले हैं। भारतीय प्रवक्ताओं ने जो आज बहस की है, ये डिबेट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सर आज मरे हुए इतने दिन हो गए, कब फैसले लेंगे? आज मैं कहता हूं उन आतंकी आकाओं को क्यों नहीं मार देते आप, जब आप उनको पनाह दे रहे हैं। अगर वहां रोजगार होता, उनकी व्यवस्थाएं कंप्लीट होती तो आज ये राइफल नहीं उठाते। मैं भारतीय हूं, मुझे भी तकलीफ हो रही, जब से घटनाएं सुन रहा हूं रूह कांप जाते हैं और रोंगटे भी खड़े होते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर नीति और 370 की नीति। पहला सवाल है कि सर मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे। दूसरा सवाल है कितने पंडितों को आपने बसाया? मेरा प्रश्न आपसे है कि रैना जी से, अच्छा बोलते हैं मैं भारतीय हूं और जो हत्या हुई है निर्मम, उसके प्रति मेरी संवेदना है। मोदी नीति की आप बहुत अच्छी कह रहे हैं सर, आपकी मोदी नीति कैसे अच्छी हो सकती है? इतने 26-28 लोग की वहां मौत हो जाती है ना। आपकी कुंभ नीति अच्छी होती है, वहां निर्मम लोग मरते हैं ना। आपकी रेल नीति अच्छी है, दिल्ली स्टेशन पे लोग मर जाते हैं। सर आज मरे हुए इतने दिन हो गए, कब फैसले लेंगे? आज मैं कहता हूं उन आतंकी आकाओं को क्यों नहीं मार देते आप, जब आप उनको पनाह दे रहे हैं। अगर वहां रोजगार होता, उनकी व्यवस्थाएं कंप्लीट होती तो आज ये राइफल नहीं उठाते। मैं भारतीय हूं, मुझे भी तकलीफ हो रही, जब से घटनाएं सुन रहा हूं रूह कांप जाते हैं और रोंगटे भी खड़े होते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर नीति और 370 की नीति पास हो गई होती तो आज शायद हम इतने दुखी वक्त में यहाँ 5 साल बाद भी वही डिबेट बार बार नहीं कर रहे होते। और मुझे नहीं पता कब तक ये करनी पड़ेगी, लेकिन अब इसको रुकना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज मैं ये श्रद्धांजलि, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले श्रद्धांजलि दूं उन 28 लोगों को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनके घर वालों को, और आदिल हुसैन एक कश्मीरी मुसलमान को जो उन आतंकवादियों से राइफल लेते लेते जिसे शहीद किया गया। न सिर्फ आदिल हुसैन को मारा गया और इन 28 लोगों को मारा गया, बल्कि कश्मीर में इसी तरह से 11,500 कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादियों के जरिए मौत के घाट उतारा गया है। समझ रहे हो? जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी तंजीम के 5,000 वर्करों को इसी तरह मारा गया है। हमने एक पहलगाम नहीं, हमारी तंजीम ने करीबन 250 पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स देखे हैं। लेकिन जब हम आके कहते हैं कि इसके बावजूद हम लोग वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 के साथ भी थे और टेररिज्म के अगेंस्ट भी थे, लोग ये समझ नहीं पाते। सही पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के, उनके नेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो आर्टिकल 370 के आर्किटेक्ट थे। लेकिन जब बात आती है 370 की, 2 प्रोमिसेस थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक प्रॉमिस था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, जितना कम कहा जाए उतना कम है। दूसरा प्रॉमिस था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप डेटा देखें, इस वक्त जम्मू और कश्मीर की बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, करीबन 38% है। क्यों हिला डाला ना? ये बेरोजगारी भी नहीं जा रही, टेररिज्म भी नहीं जा रहा। लेकिन एक बात से खत्म करना चाहती हूँ कि जो लाखों कश्मीरी लोगों ने आज दुकानें बंद की हैं, उन्होंने अपने घर बंद की है, सड़कों पे प्रदर्शन किया है, उन्होंने एक चीज जरूर बताई है कि मोदी की 370 नीति फेल हुई ना हुई, लेकिन मानवता की जो नीति है उसे हम कभी फेल होने नहीं देंगे। और यही मैसेज मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं, या इफ्रा एक सेकंड में आपको वापस बुलाती हूँ। अगर जज साहब को कोई सवाल कुछ पूछना हो। ये मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि खुल करके बाहर आए और ये यकीन कराएं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच यू मस्ट यूटिलाइज टू एबल टू टेल पीपल साथ करो कि भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को सब मिल करके जवाब देंगे। जैसे कह रहे हैं हम सब मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कब से करती आ रही है, अनफॉर्चुनेटली कहीं नेशनल मीडिया पे आ नहीं रहा था। गजब बेइज्जती है। अगर ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही होती तो हमारे 5,000 लोगों को क्यों मारा गया था? इसीलिए मारा गया था कि जब सब गन उठा रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, हम इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे लोगों की, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में मैं रहती हूँ, एक भी ऐसा दफ्तर नहीं है जिसके फादर, मदर, ब्रदर
पीएसओस शहीद ना हुए इस लड़ाई में। बात तो सही है। तो बिल्कुल हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन अब देश को भी समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जो हमेशा इस देश के साथ खड़ी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ चलाया गया। आप लोगों को इस बीच अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता यहाँ पर आ जाए तो ये टाइम है जब रिबटल्स हो सकते हैं। आप लोग एक एक मिनट के लिए अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जजेस आपसे सीधा सवाल करेंगे, हमारे मतलब आपको मत सिखा। ऑडियंस के हम सवाल लेंगे और उसके बाद फाइनल वक्त आएगा जब आप वोटिंग भी करेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त बहसबाजीगर अपने घर में देख रहे हैं वो भी QR कोड स्कैन करके हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आज का मोशन, क्या कश्मीर को लेकर मोदी नीति सही है, आप इस पर वोट, और फिर फाइनल राउंड में आप लोगों को वोटिंग का मौका तो मिलेगा ही। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। लेकिन और उससे पहले मैं देखूंगी कि क्या कुछ और लोगों को, क्योंकि हमने कुछ और गमछे मंगा लिए हैं, तो क्या कुछ और लोग अपना गमछा बदलना चाहते हैं। लेकिन 60 सेकंड्स का रिबटल टाइम है आपके पास रायना साहब। 60 सेकंड्स, जो भी आपको अभी तक जितने स्पीकर्स ने बोला है उस पर कुछ काउंटर करना है, कुछ भी बोलना है, आप जल्दी से बोले। आपका समय शुरू होता है। धारा 370 के बारे में यहाँ कहा गया, धारा 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। That was a wall of hatred that developed a sense of alienation। एक आतंकवाद, अलगाववाद की मानसिकता को उस धारा ने जन्म दिया और उसकी आड़ में एक 35A को भी ऐड कर दिया गया, जिसको कि देश के पार्लियामेंट में ही नहीं डिस्कस किया गया। दो झंडे वहां लगा दिए गए। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह बहादुर ने धारा 370 लगाई थी। महाराजा हरि सिंह बहादुर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में पंचायतों को अधिकार नहीं थे, पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों को अधिकार नहीं थे, गुजर बकरवालों को अधिकार नहीं थे, पहाड़ी कबीले के लोगों को अधिकार नहीं थे, खाओ माँ कसम, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं थे। मोदी साहब ने धारा 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया। देश का तिरंगा झंडा शान से लगाया है। कुछ भी राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय है। चलिए अभय दुबे जी, जो भी अभी तक यहाँ पर कहा गया है उस पे आपका रिबटल टाइम शुरू होता है 60 सेकेंड्स का। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, ये तुम्हें क्या जिंदा रखेंगे? अपने जमीर से मर कर आए हैं। आज सवाल ये पूछना चाहिए भारत की सरकार से। मुझे दुख हुआ, मेरे तीनों जजेस ने ये नहीं बोला। मुझे लगता है कि विनय नरवाल की बहन सृष्टि को उन्होंने नहीं सुना। वो फूट फूट कर रोती है और कहती है, प्रधानमंत्री मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, तिल तिल कर तड़प रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। जनता माफ नहीं करेगी। शैलेश भाई सूरत वाले की वाइफ कहती है, प्रधानमंत्री मेरे बच्चे कैसे पालूंगी? तुम जेड सिक्योरिटी में चलते हो, तुम तब जाते हो तो हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराता है, लेकिन हमारे 2000 लोगों को सिक्योरिटी की एक व्यवस्था नहीं दी। राजस्थान के विजय की बहन कहती है कि मंत्री जी आज क्या लेने आए हो? आज यहाँ सुरक्षा किस बात की? अगर उन 2000 लोगों को एक पुलिसकर्मी, एक सुरक्षा कर्मी मुहैया कराया होता तो हम लोगों की जान बच जाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी, कठुआ हुआ, उन्नाव हुआ। प्रधानमंत्री जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में पुलवामा हुआ। आज तक पुलवामा के शहीदों की बेवा जानना चाहती है कि वो आतंकवाद किसकी सत्ता की सरपरस्ती में 300 किलो का RDX आया था। आज तक उसकी जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी आज ये देश समाप्त हुआ, समय समाप्त हो चुका है। बस हवा निकल गई। और आप लोग यहाँ पर भी जो NC से हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, PDP से भी। पहला सवाल है कि सर मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे। दूसरा सवाल है कितने पंडितों को आपने बसाया? वेरी डेंजरस। कश्मीरी पंडितों को 1999-90 के दौर में जब बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला गया, जबरदस्ती वापस कश्मीर घाटी में नहीं बसाया जा सकता। कश्मीरी पंडितों को साथ सम्मान, इज्जत के साथ, विद सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि वो वापस वहां से बाहर ना आए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और इसका फैसला कश्मीरी समाज लेगा।
ठीक है, अगला सवाल। सर मेरा प्रश्न आपसे है कि किससे? रैना जी से। अच्छा बोलते हैं, मैं भारतीय हूं और जो हत्या हुई है निर्मम, उसके प्रति मेरी संवेदना है। मोदी नीति की आप बहुत अच्छी कह रहे हैं सर, आपकी मोदी नीति कैसे अच्छी हो सकती है? इतने 26-28 लोग की वहां मौत हो जाती है। ना आपकी कुंभ नीति अच्छी होती है, वहां निर्मम लोग मरते हैं। ना आपकी रेल नीति अच्छी है, दिल्ली स्टेशन पे लोग मर जाते हैं। सर आज मरे हुए इतने दिन हो गए, कब फैसले लेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज मैं कहता हूं उन आतंकी आकाओं को क्यों नहीं मार देते आप, जब आप उनको पनाह दे रहे हैं? अगर वहां रोजगार होता, उनकी व्यवस्थाएं कंप्लीट होती, तो आज ये राइफल नहीं उठाते। मैं भारतीय हूं, मुझे भी तकलीफ हो रही, जब से घटनाएं सुन रहा हूं रूह कांप जाते हैं, रोंगटे भी खड़े होते हैं। जवाब दीजिए। मेरे भाई मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं जम्मू कश्मीर के उस भाग से आता हूं जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। मोदी साहब के आने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ इंडियननेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द मदरलैंड, ये वहां आई है। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी का जश्न रात के 2 बजे कश्मीर के नौजवान लाल चौक में मनाते हैं। आज अगर वहां हमला होता है पहलगाम में, पूरा का पूरा कश्मीर तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर उतरा, क्योंकि ये मोदी साहब ने जो दिल्ली की दूरियां और कश्मीर की दूरियां खत्म की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये उसी का नतीजा है कि पूरा जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे लेकर आ रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ से। मेरा सवाल सर से है, सर आप मोदी विरोध में ही सारा विरोध 370 का कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई वैलिड रीजन भी है, या फिर सिर्फ मोदी का विरोध करते करते आपके लिए सारी नीतियों का विरोध करना है? तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए, आपके साथ साथ मैं चाहता हूं रैना जी का भी जवाब आ जाए। वही दिखा रहे हैं हमें आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। रैना साहब, आप तो कश्मीर से आते हैं, ये सैफुल्ला फारूक कौन है? पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल में रहा। अजहर मसूद का शीर्ष पाकिस्तान का, सत्ता की भूख मिटानी थी तो वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। समझ रहे हो? ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने तारिक अहमद मीर को तो जानते होंगे आप, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। ये गड़बड़ है बाबा। पहला सवाल, इन्होंने कहा 1919 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, और उसी वक्त कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर वीपी सिंह की सरकार में थे, वो वीपी सिंह जिसके साथ बीजेपी अलायंस में थी। तो जब आप सवाल करते हैं ना अपनी सरकार बीजेपी पे सवाल कीजिए जो वीपी सिंह के साथ अलायंस में थी, जब 1990s में कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकाला गया। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, नहीं गया, बलात्कार मार के भगा दिया गया। तो सुन लीजिए ना, फैक्ट्स पे सुन लीजिए। जब बार बार हमने बीजेपी वालों से बोला कि इतना कश्मीरी पंडितों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं कश्मीरी बीजेपी सरकार को कि 10 साल से तुम लोगों की सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो हमको ये बताओ कि कितने कश्मीरी पंडित वापस आए। गजब बेइज्जती है। ये सवाल पूछने की इनसे हिम्मत नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। अब तीसरा सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैडम आप लोगों ने क्या किया? मैं बोलना चाहती हूं हम लोगों ने क्या किया। कश्मीरी पंडित्स अपनी प्रॉपर्टी जम्मू और कश्मीर में एक कानून के तहत वापस ले सकते हैं जो 1996 का कानून था। किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। दूसरी बात, क्या कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कश्मीरी पंडितों के लिए चल रहा है? चल रहा है। 2008 में शुरू हुआ कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बनाया। क्यों हिला डाला ना? जो कश्मीरी पंडित आ भी रहे हैं, 1 अपनी नौकरियों के लिए, नंबर 2 अपने घरों के लिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नीति की वजह से आ रहे हैं। आपको लगता है नीति में कमी है तो तीसरी कोई नीति बनाइए, 10 साल से कोई नीति नहीं बनी है। और एक आखिरी बात मेरी होगी, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को हटाने की, मेरा आप सबसे एक सवाल रहेगा, अगर एक स्टेट के लोगों को बंद किया जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, उनकी असेंबली को खत्म किया जाए, इंटरनेट महीनों बंद किया जाए, और उसके बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी में स्टेट को बदला जाए, तो क्या वहां साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगी या साइकोलॉजिकल सेपरेशन होगी?